Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार 5 जने जिंदा जले। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, आग से परिवार के 7 लोग झुलसे। बिजली का खंभा टूटने से संविदा कर्मी की हुई मौत, परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग की। गरीब बच्चों के सपनों को दी उड़ान, लायंस क्लब अलवर सरिस्का ने 5000 से अधिक बच्चों को किया प्रशिक्षित। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में गैस लीक होने से सिलेंडर फट गया, जिससे एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब घर में खाना बनाया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची और झुलसे लोगों को तत्काल अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी को बर्न वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि सभी मरीजों को बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है, सभी को उचित उपचार दिया जा रहा है। एक छोटा बच्चा सबसे अधिक करीब 40% तक झुलसा है, लेकिन फिलहाल सभी की स्थिति संतोषजनक है और किसी को भी हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सभी बर्न वार्ड में एडमिट हैं और ये एक ही परिवार के 7 लोग हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा जला है वो 40% है और बाकी कम है, तो इनका समुचित इलाज चल रहा है और अभी रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलवर शहर के वार्ड 44 खुदनपुरी निवासी 26 वर्षीय राजेश कुमार की बिजली विभाग में कार्य के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। राजेश पिछले 5 वर्ष से बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। घटना आज सुबह करीब 7:30 बजे समोला चौक पर हुई, जहां वह बिजली के खंभे पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक खंभा टूट गया और उसके नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। हादसे के बाद बिजली विभाग के वर्तमान अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज संभाले सुरेश शर्मा ने कहा कि घटना कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तब पीड़ित परिवार को दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भारी रोष देखने को मिला। मेरा नाम नेपाल है। हम तकरीबन 6:30 बजे साइड पे पहुंच गए थे। हमको हरीश जी ने भेजा था, जीएन साहब ने, कि 2 या 3 की पान की वो एबीसी है उसको चेंज करना है, नई एबीसी डालनी और पुरानी को हटाना है। तो वहाँ पे गए तो हम एक पोल पे हमने जंपर कर दिए थे। उससे नेक्स्ट पोल पे हमने सीढ़ी लगाई, उस पे बाद में सीढ़ी लगाने के बाद में राजेश चढ़ गया, उस पे चढ़ गया, झूला लगा के बैठ गए उस पे। उसने मेरे से बोली कि नेपाल नीचे से केबल को ऊपर लेके आ। मैं जैसे नीचे से केबल को लेके नहीं गया, बीच सीढ़ी पे गया था आदि पे, वैसे ही धीरे धीरे पोल हमारे साथ साथ चल दिया, टूटने लग गया। टूटते फिर एकदम से गिर गया, मैं टीनों पे गिर गया, टीनों पे से गिर के फिर नीचे पड़ गया और राजेश पोल के नीचे दबा रह गया। फिर मैं खड़ा हुआ, वहां से खड़ा होकर मैंने कोशिश करी पोल को हटाने से, मेरे से पोल नहीं हटा। फिर मैंने आवाज दी किसी को, रोड पे से आए थे, वो रोड पे से आके उन्होंने हमारी हेल्प करवाई, गाड़ी में हमको बैठाया और फिर हमको कल पेश हॉस्पिटल में लेके गए। जब तक वो जिंदा थे? हाँ, वो जब तक हॉस्पिटल में भी बोल रहे थे उसमें। एक तरफ से जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी ना, केबल के जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी लगानी और जहाँ पर अपन जंपर किए थे, वहां से उन्होंने केबल काट दी थी राजेश ने। एक जिसकी वजह दूसरी तरफ झुक गया था वो। दूसरी तरफ झुक, मतलब ऐसा कुछ झोल भी नहीं था उसका, कोई डाउट भी नहीं था पोल ये मतलब गिर जाएगा टूट जाएगा, ऐसा कुछ डाउट भी नहीं था पोल पे। तो वो अचानक ही टूट गया था? अचानक ही टूटा, तार काटने के बाद? तार काटने के बाद। ऐसा कुछ डाउट होता तो हम चढ़ते नहीं उस पर। अगर टेढ़ा होता, खम्बा तिरछा होता, मतलब ऐसी गिरने वाली हालत में होता तो हम चढ़ते नहीं उस पर। भाई इनको जो काम दे रखा था ना, पहली बात तो ये है कि हमारा काम लाइन खींचने का नहीं है। जिस एफआईटी टीम ने हमें ले रखा है ना, वहां सिर्फ हमें कंप्लेंट करने का वो है
ठीक है, कंप्लेंट करने का है कि कहीं लाइट नहीं आ रही, उसके जाके लाइट करेंगे। ये नहीं कि नई लाइन डालेंगे, नई डालने का ठेका अलग से ठेका मिलता है, ये हमें प्रेशर देके हमसे करवाते हैं काम। अच्छा, आप कहने का मतलब ये जो घर की जो लाइटें खराब होती हैं, बस हमारी कंप्लेंट का काम है, FRT जो गाड़ी है वो कंप्लेंट के लिए सिर्फ, ना कि ये लाइन खींचने के जब लिए। आपके पास ये काम है नहीं तो आप प्रेशर होता ही तो अधिकारी को, ना मानो तो फिर छोड़ना पड़ेगा हमें, मजबूरी है हमारी। कौन अधिकारी है ऐसे? अधिकारी कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर लगा लो, सुपरवाइजर लेके जाइए, लगा लो, आइए सभी तो आप प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर डाला तो जा रहा है। क्या नाम है सुपरवाइजर, क्या नाम है, जयन कौन है जो आप भाई सुपरवाइजर पुनी सनी है, और जो जीन है 3-4 जीन है अपने यहाँ स्टाफ के पूरे F4 के अंदर। बाकी यही नहीं, सारे स्टाफ में यही हाल है। उनका कहने का मतलब कंपनी वाले ऐसे कहते हैं कि भाई आपको उपकरण एक बार मिलता है, ना कि बार बार। एक बार गया तो आज कितने साल हो गए हमें, उसके बाद तो दोबारा प्रोवाइड नहीं हुआ। तो इससे पहले और घटना घटी एक बार इससे पहले कैली की घटी थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद और वो भी उनकी घरवाली ना आज तक बेचारी चप्पल घिसती मर जाएगी मतलब, लेकिन उसको कोई वो नहीं मिलेगा। उनके बच्चे छोटे, उनको कहा था कि भाई तुम्हें 10 लाख यहाँ से मिलेगा, तो उनको कोई वो पैसे नहीं मिले। उनके बच्चों को कुछ नहीं, नौकरी मिल जाएगी। झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ FRT के साथ शोषण हो रहा है। 8,000 का काम आज 50,000 का काम की बराबर करा रहे हैं हमसे। उसके बाद भी LT का काम हमें दे रखा खाली, सिर्फ घरेलू। आज हमें 11,000 का काम करना पड़ रहा है। 8,000 का काम जो 8,000 में ही कहाँ 8,000 में हो रहा है? जहाँ 5 आदमी होते हैं वहाँ 3 आदमी लग रहे हैं। आपको घर के कनेक्शन के बारे में लगाया जाता है, घर के कनेक्शन के लिए। तो ये आपको वहाँ क्यों भेजते हैं? अब ये तो चक्कर IN JN और सुपरवाइजर की मिली भक्ति होती है कि पैसे बचाते हैं आपस में। भाई पैसे तो ये बचाते हैं ना, ऊपर से पैसे खूब मिल रहे हैं, 8,000 थोड़ी मिल रहे हैं। यदि इनकी मतलब इनको मुआवजा नहीं मिलता है, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? और रणनीति तो ये है कि हम तो कह रहे हैं कि गाड़ी को खड़ी करो चौराहे पे, लगाओ भाई के साथ जयकारा। इसमें क्या है, आज भाई के साथ कंपनी में लाइनमैन पे कार्यरत है, जो कार्य करते हुए वर्तमान में आज सुबह अम्बेडकर नगर समाल चौराहे के पास में खम्भे पे चढ़ के काम कर रहा था। कंपनी द्वारा उनके पास ना कोई सेफ्टी दी गई, ना कोई कंपनी द्वारा ऐसी कोई सुविधाजनक नहीं दी गई, जिसके कारण खम्भा टूटकर उनके ऊपर गिरा और उनकी अकस्मात मौत हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कंपनी की ऐसी लापरवाही की वजह से बहुत बच्चों की मौत हो जाती है, जिनसे हमेशा परिवार को बहुत सुविधा से वांछित रहना पड़ता है। तो मैं ऐसी कंपनियों से ये कहना चाहता हूं कि इनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम मिल सके। जो खंबे बिजली बोर्ड के जो खंबे लगाए गए थे वो नए भी थे, जब भी टूट गए, मतलब क्या लगता है वो, मतलब उसमें कहीं मिलावट था उसमें खंबे में, या कोई भ्रष्टाचार की बुआ थी उसमें? इसमें भ्रष्टाचार क्या है, इसमें कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि ये बिजली विभाग का काम है। जो प्राइवेट कंपनी है, जो इनकी संध्या एंड कंपनी है, जो ये बिजली विभाग का काम जो प्राइवेट कंपनियां करा रही है, अगर सुविधाजनक गाड़ियां होती, सुविधाजनक अगर चीज होती, तो आज इस बच्चे की मौत नहीं हो पाती। इसके लिए हमें बहुत दुख है। क्या लगता है मतलब इनकी, मतलब जो कंपनी के जो की लापरवाही नहीं होती तो आज इस बच्चे की मौत भी नहीं होती, क्योंकि कंपनी जब भी कोई कार्य करती है तो उसके लिए एक अपना स्ट्रक्चर कर सके। अब इनका नशेड़ी पर चढ़ना, झूले पर चढ़ना, ऐसी तेज धूप गर्मियों में काम करना, तो ये कहीं ना हानि होने के कार्य हैं, जिससे आज इस बच्चे आगे क्या मांग है आपके लिए? इस परिवार की यही मांग है कि इनके परिवार में किसी न किसी सदस्य को, भाई को या इसकी धर्मपत्नी को एक नौकरी मिलनी चाहिए, और करीब कम से कम 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की राशि इस कंपनी, प्राइवेट कंपनी द्वारा, संध्या कंपनी द्वारा इसके परिवार को मिले, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति, इनके बच्चे जो छोटे बच्चे, इनकी अभी 1 महीने पहले इसके बेटी हुई थी और एक 3 साल का बेटा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मेरा भाई है ये राजेश कुमार। मैं वर्तमान मूर्ति देवी पार्षद का पुत्र हूँ, रिंकू वर्मा। अलवर शहर के वार्ड नंबर 26 में एक प्लॉट पर बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को लेकर स्थानीय निवासी नगर निगम पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग की। अमरनाथ गोयर ने बताया कि संबंधित प्लॉट कोली समाज का है, जहां 24 तारीख से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। उनका आरोप है कि बाउंड्री बनने से नालों की नियमित सफाई प्रभावित होगी। मौके पर JCB और ट्रैक्टर का पहुंचना संभव नहीं रह जाएगा। अपनी शिकायत लेकर वे नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे और मौके का निरीक्षण कराते हुए JCB व ट्रैक्टर के लिए रास्ता सुनिश्चित कराने की मांग की, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मेरा नाम अमरनाथ गोयत है।
मैं वार्ड नंबर 26 कबाड़ी वाली गली से आया हूँ समस्त गली वालों की समस्या के साथ। वहाँ पर कच्चा प्लॉट पड़ा हुआ था तोड़ी समाज का, वो तोड़ी समाज उसमें कर रही बाउंड्री करने के पश्चात वहाँ पर जो नाले की सफाई के लिए जो जेसीबी वगैरह उतरेगी, ट्रैक्टर उतरेंगे, वो नहीं उतर पाएंगे ताजिंदगी भी, और उससे आने वाले समय में हमेशा के लिए सफाई नहीं होगी नाले के अंदर, और हमेशा पूरे समाज गली वाले मोहल्ले वाले सब परेशान रहेंगे, क्योंकि उसमें ना तो जेसीबी जा पाएगी ना ही ट्रैक्टर जा पाएंगे। तो इसलिए निवेदन करके कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि मोटा मुआवना करा जाए उसका, और कम से कम उसमें जेसीबी चली जाए और ट्रैक्टर चले जाए कचरे की सफाई के लिए, ऐसा रास्ता मिल जाए और मोटा मुआवना कराया जाए, जैसे गली वाले हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। समस्या कब से आ रही है आपको? समस्या अब आने लगी जब उन्होंने बाउंड्री करना चालू कराया। काम चालू करवाया? कब उन्होंने काम चालू किया? उन्होंने कराया 23-24 तारीख से। अब या तो कमिश्नर साहब वहाँ पे मोटा मुआवना करके जाल लगवा दिया जाए उस नाले के ऊपर कि वो जब बंद की बारिशों में वहीं रह जाए, या फिर वो रास्ता छुड़वाया जाए वहाँ पर ताकि जेसीबी वहाँ जा सके। रहने के बावजूद भी नहीं कर रहे। हमने उनको 24 बार अवगत करा दिया लेकिन वो कोई नहीं मानते उस चीजों को। टोली समाज के लोगों को आपने बताया कि कई बार बता चुके हैं उनको, जिस दिन उन्होंने मुहूर्त करा उस दिन उन्होंने बात कर ली, हमने बोला भाई ये हमें जेसीबी जाने लायक रास्ता छोड़ो, उन्होंने की नहीं छोड़ रहे साहब हम तो इसीलिए आए कि मोटा मुआवना कराया जाए नगर निगम को आराम से। जेसीबी पूरे शहर में गंदगी उसी नाले से आती है। लायंस क्लब अलवर सरिस्का द्वारा गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे उड़ान प्रोजेक्ट के तहत लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेश गुप्ता ने बताया कि इस पहल का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के सपनों को पंख देना है। लायंस क्लब का यह प्रयास न सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है बल्कि बच्चों के समय विकास की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश गुप्ता वर्तमान में लायंस क्लब अलवर सरिस्का के अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। हम लोगों ने एक एजुकेशनल ड्राइव चालू किया था जिसमें हम जो गरीब और असहाय बच्चे हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनका हमने एक एजुकेशनल एक्टिविटीज चलाई थी जिसमें कि लायंस क्लब अलवर सरिस्का के महिला सदस्यों ने भाग लिया, और इस पहल का नाम हमने उड़ान रखा था, जिसका मकसद छोटे बच्चों के, गरीब बच्चों के सपनों को पंख लगाना था। इसी श्रृंखला में हमने पिछले 3 महीने में 15 से ज़्यादा स्कूलों को कवर किया और उसमें हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, जिसमें कि मुख्यतः गुड टच बैड टच ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ, डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसके अलावा CPR ट्रेनिंग, 10 साल से ऊपर की लड़कियों में पीरियड से रिलेटेड संबंधी समस्याएं, इन सब के बारे में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग टीचर्स के लिए, तो ये सब हमने एक्टिविटीज़ की, और इसका हमें स्कूलों से बहुत सहयोग मिला और स्कूलों ने इस कार्यक्रम की तारीफ की बच्चों की एजुकेशन के लिए। इस संदर्भ में हमने करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया, और आज इस प्रोजेक्ट को हमने, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश आ रहे हैं बच्चों के, तो इस प्रोजेक्ट को हमने टेम्परेरीली क्लोज किया, जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी हमने नॉलेज सिटी स्कूल में की, और नॉलेज सिटी स्कूल में उनके मालिक डॉक्टर गौरव खंडेलवाल जी ने अपना मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS श्री कार्तिकेय वर्मा जी थे, साथ में CDO साहब मिस्टर महेश गुप्ता सर भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों ने काफ़ी नॉलेजेबल बातें शेयर की और छात्रों का, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनको मोटिवेशनल टॉक्स दी। साथ ही साथ उन्होंने क्लब के जो महिला सदस्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, उनको सम्मानित भी किया। इस मौके पर मैं क्लब के जो सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर हैं सौरभ अनेजा और कृष्णा देवरा, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। साथ में क्लब के सभी सदस्यों ने खूब सहयोग किया है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल चौराहे के पास मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक खोखे में चोरी की वारदात सामने आई है। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान पार कर दिया। पीड़ित चंद्र ने बताया कि वे मेडिकल कॉलेज के पास ही रहता है और उसी क्षेत्र में उसका खोखा है जहां वे रोजमर्रा का सामान बेचता है। वे रात को दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह वापस लौटने पर दुकान का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर रखा सामान गायब था। चोर सिगरेट, टॉफी समेत अन्य सामान ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 20 से 25 हजार रुपए की आकी गई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नाम क्या आपका?
मेरा नाम चंद्र है। बताइए क्या बात हुई है? ये मैं यहाँ रात को खूब सही सलामत लग रहा था, एक देखवा भी आया था, लेकिन 12-1 बजे के बाद हुआ, जाने कब हुआ है। 8-7 तो मेरे पेप्सी के डाले थे, परचूनी का सामान, बिस्कुट, गुटखा, जैंती, बीड़ी, माचिस, मतलब कम से कम 25-1 हज़ार का मेरा सामान था, छोटा मोटा, कुछ भी नहीं छोड़ा सा, वो सब को ले गए। मैं टाइम पास करता था यहाँ, मैं इनके लिए बड़ा बूढ़ा घरे कहाँ लौटा रहूँगा, टाइम पास हो जाता मेरा, साले सबको ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। कहाँ के निवासी आप? मैं सामने चुंगी पे रहता हूँ, ये धोबीगट्टा रोड, सामने चुंगी दाई की गुमटी, वहाँ रहता हूँ। अच्छा, जहाँ मैंने करीब काफ़ी, मैं जेल के चौराहे पे ही लगाता हूँ, 25-30 साल मुझको हो गई। ऐसा मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था, कोई जिससे मैं लड़ाई झगड़ा तोड़ी हुआ ही नहीं मेरे को किसी से। चोरी हो गया, कैसे चोरी कर ले गए? चोरी कर ली साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदर है, और स्टूल भी है, सारे बिस्कुट भी हैं मेरे डिब्बान के, कार्टून भी हैं, और बीड़ी, सिगरेट, और का कार्टून है 2000 का। आई बॉस है, पेप्सी ठंडे करवा का, स्टूल भी ले गए, कैंपर भी ले गए थे, पानी का कैंपर लाया था 850 रुपये का, वो सब कुछ ले गए। गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुधीर मिश्रा राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र महिला एवं पुरुष का निरीक्षण कर प्रभारी डॉक्टर रमेश मीणा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती मरीजों से भी चिकित्सालय की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निदेशालय स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने बताया कि गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, उसके कारण मौसमी बीमारियां बढ़ेंगी, उसको देखते हुए तैयारियां उच्च स्तर पर कर ली हैं। भर्ती मरीजों से भी मिलकर जानकारी ली एवं राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना है जो 75 बेड का है, लेकिन इस हिसाब से ओपीडी ज्यादा है। यदि भविष्य में क्रमोन्नत होता है तो और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वहीं प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि जो पंखे यदि बंद हैं उन्हें सही करवाए जाएं और कुछ बेड अलग से लगवाए जाएं। वहीं दवाइयां मरीजों को बाहर से नहीं लानी पड़े, इसके लिए भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सभी कार्मिक मौजूद रहे। आज हम लोग जयपुर से आए थे कि हमारा ध्येय ये था कि अभी आने वाले टाइम में मौसमी बीमारियां आ रही है, और मौसम जो है हीट स्ट्रोक का, जो गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, उसके कारण जो मौसमी बीमारियां बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए कि हमारी तैयारी किस स्तर पे है। यहाँ पे हमने देखा कि हम लोगों ने जो एसी और पंखे कूलर अच्छे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ दानदाताओं से पंखे अच्छे डोनेट करवाए, पूरा काम कर रहा है। और मैं इवन आपके जो भर्ती वाले मरीजों से भी मिला, वो यहाँ की सुविधाओं से खुश थे। हाँ, अपना हॉस्पिटल जरूर पुराना है, क्योंकि ये 75 बेड के हिसाब से यहाँ पे ओपीडी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर भविष्य में ये हॉस्पिटल क्रमोन्नत होता है तो और सुविधाएँ यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। बाकी आमजन में से भी मैंने बात किया तो वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि हमें सुविधाएं मिल रही है, दवाइयाँ बाहर से नहीं लेनी पड़ रही है, और हमने स्पेशली जो ORS के पैकेट्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, जो मरीज को प्रॉपर मिले, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण रूप से मिल रही है। तो गर्मी को देखते सरकारी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो दिशा निर्देश यही बोला मैंने कि हमारे अगर कोई बंद पड़े, पंखे खराब हो रहे हैं, तो उनको पहले सही करवा लिया जाए, कुछ बेड अलग से लगा दिया जाए। लेकिन वही मैंने बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास हमने बेड भी अलग लगाए हैं डॉक्टर साहब ने, लेकिन वर्क यहाँ पे लोड ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से फिर भी हमने अलग से कर रखा है। और मैंने देखा एसी भी इन्होंने सारे रिपेयर करवा रखे, एसी बिल्कुल काम कर रहा है, टेम्परेचर अंदर अच्छा था। तो मौसमी बीमारियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है कि टाइम पे उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, फ्लूइड चढ़ जाए, उनको किस तरह की कोई समस्या नहीं हो, तो वो हमने पहले कर रहे हैं कि दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में है। और हमने निर्देश भी दे दिया कि कोई भी दवाई कोई कमी ना हो, और कोई भी दवाई बाहर से ना मरीज को लाना पड़े, और उसका पूरा ध्यान रखा जाए। आउटडोर में मरीजों की चिंता को देखते हुए दवा वितरण केंद्र कम पड़ते हैं, इस बारे में सर ये मैं अभी आपको पहले कहा कि ये 75 बेडेड हॉस्पिटल के हिसाब से मरीज लोड ज़्यादा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो जैसे ही भविष्य में क्रमोन्नत होगा, साथ में आपका ये ट्रॉमा वाला पार्ट बढ़ जाएगा। ट्रॉमा वाला पार्ट बढ़ने से कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ आपको अधिक मिल जाएंगे। DPHU में आपकी चीज़ें बन रही है तो उसमें जांचें और बढ़ जाएगी।
और भविष्य में अगर ये क्रमोन्नत हो जाता है तो और भी आपको मैन पावर और ये जो बिल्डिंग की व्यवस्था है और बढ़ जाएगी। मैं डॉक्टर सुधीर, मैं अब स्वास्थ्य भवन में बैठता हूँ और मैं उप निदेशक प्लान से हूँ और इस मौसमी बीमारियों को देखते हुए यहाँ का हमारा विजिट प्लान है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 10 मई को मुंडावन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर को लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा गांव-गांव जाकर कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है तथा पारंपरिक रूप से पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं। गुरुवार को चिरूनी और झजारपुर गांवों में समाज के लोगों ने घर घर जाकर पीले चावल बांटकर सभी को शोभा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज के लोगों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए आयोजन को भव्य और सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित के नेतृत्व में कई प्रमुख लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार जन्मोत्सव के अवसर पर 2100 दीपकों से भव्य आरती की जाएगी, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगी। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है। सोडावाद समीप चिरूनी बस स्टैंड स्थित बाबा मनीराम धाम मंदिर परिसर में गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के संयोजक दुर्गा प्रसाद शर्मा स्वरूप सराय ने सभी ग्रामीणों, श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा मनीराम धाम में माथा टेककर सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। इस धार्मिक आयोजन में अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। भंडारे के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और ग्रामीणों ने सामाजिक समरसता के साथ प्रसादी ग्रहण का आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम ने क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का संदेश दिया। फॉरएवर डांस क्रू एफडीसी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसका सेमीफाइनल 23 मई और ग्रैंड फिनाले 24 मई को अलवर में होगा। इसके ऑडिशन अलग अलग कस्बे और शहर में जारी हैं, जिसमें आरबीएस स्कूल रामगढ़, इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल, सन हिल एकेडमी किशनगढ़, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल चिकानी, जीआर ग्लोबल एकेडमी सूर्यनगर, अलवर अभी तक इसके वेन्यू पार्टनर बन चुके हैं। फॉरएवर डांस क्रू के संस्थापक कोरियोग्राफर पवन राजपूत का कहना है कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मात्र अलवर के ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से कलाकार को आमंत्रित कर उनको एक बेहतर मंच देना और उनके अच्छे भविष्य की नींव रखना है। फ्लोर इज योर्स नृत्य प्रतियोगिता के 2 सीजन बड़े लेवल पर कर चुके हैं। ये इसका तीसरा सीजन है। इसका आखिरी ऑडिशन 3 मई को जेनिथ प्ले स्कूल कमला नर्सिंग होम के सामने लक्ष्मी नारायण परिसर मनु मार्ग में होगा। अधिक जानकारी के लिए 8003388213 और 7014761225 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ग्राम रथ अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि एवं पशुपालन से जुड़े 13 विभागों की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा की ग्राम पंचायत केरवा जाट में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। लाभार्थी ने तारबंदी योजना में लाभ के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल में एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 1 एवं 2 मई को ग्राम रथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर 13 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करेंगे। ग्राम रथों के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों से केंद्र व राज्य सरकार की संचालित योजनाओं में लाभ प्राप्त करने का फीडबैक लिया गया।
लक्ष्मणगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार व गुरुवार की मध्य रात्रि हादसा हो गया। चलती कार में आग लगने से कार में सवार 5 जने जिंदा जल गए तथा कार चालक गंभीर रूप से झुलस गया। डीएसपी कैलाश जिंदल ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि थाना क्षेत्र मौजपुर के समीप पिलर नंबर 115-300 पर दिल्ली से कोटा की ओर जा रही एक कार में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। कार में सवार लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पूरी कार चंद मिनटों में आग का गोला बन गई। वहीं कार में सवार एमपी के श्योपुर निवासी 3 महिला, एक बच्ची व एक पुरुष सहित 5 जने जिंदा जल गए। वहीं कार चालक एमपी के श्योपुर निवासी विनोद कुमार मेहर ने बड़ी मुश्किल से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में कार चालक विनोद कुमार मेहर 80% झुलस गया। वहीं राहगीरों की सूचना पर एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम व एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। हादसे की सूचना मिलते ही गश्त कर रहे लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने का जाब्ता व एसएचओ नेकीराम मौके पर पहुंचे और दमकल को भी सूचना दी। वहीं दमकल मौके पर पहुंची उससे पहले की आग ने पूरी कार को कबाड़ में तब्दील कर दिया। इस बीच 2 दमकल मौके पर पहुंचे और कार में लगी आग पर काबू पाया गया। कुछ ही देर में ही डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली और हादसे में 80% झुलसे कार चालक को इलाज के लिए पिनान के सीएचसी में भिजवाया। वहीं चालक की हालत नाजुक होने पर आगामी इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया। बाद में कार चालक को इलाज के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलते ही एसपी सुधीर चौधरी भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हादसे में झुलसे लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वयंगणना कर स्वयं अपने परिवार का डेटा दर्ज करने की अपील की है। आपकी भागीदारी से ही तय होगा जिले का विकास। आइए डिजिटल माध्यम से जनगणना को सफल बनाएं और विकसित खेरतल तिजारा, विकसित राजस्थान एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं अतुल प्रकाश, जिला कलेक्टर खेरतल तिजारा। सभी जिले निवासियों को मेरा नमस्कार। देश के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का शुभारंभ हो चुका है। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे जिले, राज्य एवं देश के भविष्य को मजबूत बनाने का आधार है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही विकास योजनाएं, आधारभूत सुविधाएं एवं जन कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। राजस्थान में जनगणना के प्रथम चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक सभी नागरिकों के लिए स्वगणना अर्थात सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इसकी वेबसाइट se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना एवं अपने परिवार की जानकारी दर्ज करें। स्वगणना पूर्ण करने पर आपको 12 अंकों की SC ID प्राप्त होगी, जिसे आप जनगणना कर्मी अर्थात प्रगणक के आगमन पर साझा करेंगे। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, इसलिए बिना किसी संकोच के सही जानकारी अवश्य भरें। मैं खेरतल तिजारा जिले के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना में भाग लें तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर इस जनगणना को सफल बनाएं। धन्यवाद। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा में जल शक्ति अभियान के तहत चलाए जा रहे जन भागीदारी 2.0 जल संचय कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमा में बना हुआ 25,000 लीटर क्षमता के जल संचय टैंक की मरम्मत और रंग पेंट कराकर जीर्णोद्धार किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य बृजकिशोर गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जल संचय टैंक का जीर्णोद्धार कराया गया है। इससे पानी की बचत के साथ साथ जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी और छात्र छात्राओं को जल है तो कल है का संदेश मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से ग्रामवासियों से भी अपील की गई है कि वे अपने घरों में जल संग्रहण की व्यवस्था करें। हरसौली कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल बुधवार को भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एस्टिमो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीमराना के जनरल मैनेजर हिदया इसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर योगेश शर्मा, मैनेजर मुनीश कुमार, असिस्टेंट मैनेजर शशि भूषण, HR एडमिन सत्येंद्र कुमार उपस्थित हुए, जिनका विद्यालय प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ एवं विकास समिति सदस्यों एवं समस्त ग्रामवासी हरसौली द्वारा स्वागत किया गया। मंच संचालन वेद प्रकाश यादव व्याख्याता द्वारा किया गया।
तहसील मुंडावर के ग्राम बावत निवासी संदीप पुत्र रामावतार यादव पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहे हैं। संदीप ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा करवाया, जिसकी पूरी प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई। बीमा पॉलिसी प्राप्त होने से उन्हें पशुधन के प्रति सुरक्षा और आर्थिक संबल मिला है। मेरा नाम संदीप सनोप रामावतार यादव है। मैं बावत सकतपुरा तहसील मुंडावर जिला खैरथल तिजारा का रहने वाला हूँ। पशुपालन विभाग राजस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेता रहा हूँ। मंगला पशु बीमा योजना के तहत मैंने पशु का बीमा करवाया है, जिसकी बीमा पॉलिसी मुझे मिल गई है, जिसकी प्रीमियम राशि राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। हाल फिलहाल मैंने पशुओं में FMD का टीका लगवाया है। यह निःशुल्क लगाया गया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशु चिकित्सालय बावत से निःशुल्क दवाइयों का लाभ लेता रहा हूँ। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तथा राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़ बास क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। LED मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न ग्राम क्षेत्र में जाकर कृषि सहित 13 विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। अभियान के अंतर्गत मोबाइल वैन ने जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रामीणों को सहकारिता योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान अल्पकालीन फसली ऋण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता समूह, तारबंदी, फार्म पॉन्ड, PM आवास योजना ग्रामीण, स्प्रिंकलर, जैविक खाद योजना, कृषक साथी योजना, PM सूर्य घर योजना, कुसुम योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। भिवाड़ी के रेड फॉक्स होटल के प्रांगण में आइकॉनिक इंडिया फैशन शो 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले गौरवशाली तरीके से संपन्न हुआ। इस शाम ने फैशन, आत्मविश्वास और प्रतिभा की एक नई इबारत लिखी, जहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने अपनी चमक बिखेरी। कार्यक्रम का सफल आयोजन मुख्य आयोजक ज्योति शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस भव्य आयोजन को नाहटा फाउंडेशन के विशेष संरक्षण में संपन्न कराया गया। साथ ही गेट टुगेदर रेस्टोरेंट, VR भिवाड़ी और बुक टेक ने सपोर्टेड पार्टनर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल होटल रिजेंसी भिवाड़ी में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह एवं भव्य उद्यमी सम्मेलन क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी, टपुकड़ा एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों, विभिन्न औद्योगिक संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां उद्योगों की वर्तमान चुनौतियों, संभावनाओं एवं भविष्य की रणनीतियों पर गंभीर मंथन किया गया। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के अध्यक्ष सरजीत यादव ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ हुआ। मंच संचालन डॉक्टर नितिन रस्तोगी ने प्रभावशाली शैली में किया, जबकि सह प्रस्तोता के रूप में कवयित्री एवं गायिका श्रीमती अर्चना नाकरा ने गरिमामयी सहयोग दिया। मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के अनुसार ओवरलोड संचालित वाहनों पर लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2026 में जनवरी से मार्च तक करीब 279 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 98 वाहनों को जब्त डिटेन किया गया और लगभग 54.38 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं अप्रैल माह में अब तक 124 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई करते हुए 9 वाहनों को जब्त किया गया तथा करीब 27.96 लाख रुपए की वसूली की गई है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान को लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर से पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं बेटियों के सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त भविष्य की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आमजन अभिभावकों से निवेदन किया है कि वे अपनी 14 से 15 वर्ष उम्र की बालिकाओं को राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV टीकाकरण निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
खैरतल जिले के दांतला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना ने क्षेत्र में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दांतला निवासी महेंद्र के साथ 30 अप्रैल 2025 को ललिता की शादी हुई थी। मृतका के पिता राजेश का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। मंगलवार 28 अप्रैल को ललिता के पति महेंद्र ने फोन कर उसकी मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा, जहां ललिता का शव कमरे में पड़ा मिला। इसके बाद खैरतल महिला थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर खैरतल अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने ये भी बताया कि ललिता 9 माह की गर्भवती थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बंद कर दिया था पहले? मुझे बंद कर दिया। मैं पूछ रही मेरी ननद से, मैंने दीदी क्या बात हो गई? उन्होंने की कोई बात नहीं। मैंने की बहन ठीक है? नुका हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे कोई बताई नहीं। उनने ताला लगा के और वो चली गई परली साइड लाश पड़ी। मुझे पता लगा शाम को 6 बजे और दहेज के ऊपर मारी। उसका यहाँ गला से चुन्नी से रगड़ा आया, उसका हाथ तोड़ दिया और जेठ जेठानी सबका हाथ है उसने सामने। अच्छा, दांतला गांव से आपके पक्ष में भी कोई 2 आदमी 4 आदमी खड़े हैं कि या नहीं है? आज नहीं है। आज दांतला से नहीं है कोई भी। आज मेरे गांव वाले हैं सब। अच्छा, पीहर पक्ष के लोग। हाँ, पहले भी आपकी बहन एक बार किराए पे रहने गई थी अलवर। क्या विवाद हुआ था और किससे विवाद हुआ था? जेठ जेठानी से हुआ। इनने लड़ाई करी, हुए अलग भी कर दी, उसे अलग भी खाने लग गई, उसको खाने नहीं दिया। दोनों बहन पकड़ के हम दोनों मारे। आपको पीटा गया? हाँ। और फिर परसों के दिन 12 बजे हमारे कमरा में घुसे, हमारा गेट बजाए, नुकर लिकड़ गाड़ी बकी मुझको, नुकर लिकड़ में तुम उनको मारूंगा। आपके पति का क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र क्या काम करते हैं? वो तैयारी कर रहा है रेलवे की। उन्होंने कभी आपके साथ मारापीटी की हो? हाँ करी, उसने भी करी, उसकी माँ ने भी करी, उसकी बहन ने भी करी। तो दोनों ही पक्षों के लोग आपको पीटते हैं? हाँ, दोनों बहनों के। इससे पहले आपने बताया कि ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। 12 ये शादी हुई है, ये शादी हुई। कभी आपने मैंने घर कान के बताई, घर कान ने कुछ नहीं सुनी। फिर दोबारा बात केस किया हो या छोटी मोटी कोई पंचायत हुई हो? नहीं, कुछ नहीं हुई। किसी ने भी वहाँ का बिचौलिया को फोन करा, उसने भी कोई नहीं कहा तुम तो मरोगे तो मरोगे। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसमें। ये कहिए मतलब 5-7 कभी कोई आपकी बहन की रिकॉर्डिंग हो आपके पास कि भाई उन्होंने ससुराल पक्ष को या किसी को अपना दर्द बताया हो? कोई पुरानी रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा हो चीज आपके पास? ये बोल रही थी ननदेव आया था रात को 10 बजे, उसको मार पीटे करे और रात में ही वो फरार हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। और मेरे पापा का फोन करा, मेरे पापा का नंबर ब्लैक लिस्ट में पटा दे, बात नहीं करनी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश जी। क्या रिलेशन है आपका, मतलब बच्ची का आप क्या लगते हैं? ये हमारी सिस्टर लगती है जी, आपकी बहन है। हाँ। अच्छा, ये कह रही पहले भी कई बार आपको अवगत कराया गया है कि इस तरह से मारपीट होती है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब बता रहे हैं कि ये दहेज का मामला भी बताया जा रहा है। तो कभी आपने जब दहेज का मामला था तो शुरुआत से आपने कभी केस करने की कोशिश नहीं की कि रिपोर्ट लिखवा दी जाए या प्रशासन को अवगत करा दिया जाए कि ऐसे ऐसे बच्चों को परेशान करते हैं? ये सर का ये मतलब एक 6-7 बार दोनों भेड़ मार पीट के खिला दे, फिर मैंने कोई बात है घर खराब होएगा तो मैंने अपने घर भेज दे। जहाँ तक बात है तो बात, फिर भी मैंने कोई बात ना बढ़े, अपना घर नहीं बिगड़े लड़की का, अपने घर बस जा तो बढ़िया ही बढ़िया है। फिर भी न बैलक चुपड़ा के लिए मैंने समाराम सुनाओ, कोई दिक्कत ना है। फिर मैंने 20 दिन बाद फिर वही रोना दंगल, तेरे बाप ने क्या दिया है, काई सामान दियो है, हर कायो खाते है, हमारे को काई है कछु तो देता। इन्होंने कहती हमारे पापा गरीब आदमी 4 से 5 रुपए की मंजूरी करे, हमको काई देखो, काई बालक को पेट भरो घर का। अब ललिता और मोनिका की माँ है। हाँ। तो कई बार है ना बच्ची अपनी पिता को भी चीजें नहीं बता पाती, फिर भी माँ को बता देती है। आपको इन्होंने पहले इतने 1 साल तक क्या बताया? इन्हें ये बोले मम्मी दहेज मांग रहा। मैं इन्हों कही बेटी अभी मेरे पे 6 लालियां, मैं उनकी मान ली जिसमें कमाते जाऊंगी जो सामान देती जाऊंगी, बेटी मेरे पे ये ना है। ये बार बार दहेज मांगता है मेरी लड़की, जो बार बार अगर रांडी मुंडी भी 4 पहिया की गाड़ी देते हैं, मोटरसाइकिल भी देते हैं,
शाम में कहाँ तक दूं? मेरे छह लड़के हैं, मन की दे दूं मैं, एक एक चीज दे दूं, मन के बच के नहीं दी जाती। कितने दिन से आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस में? सर मैंने नू जाने मन के बच्चे को घर पे गिरे को मौका पता ही है, सट टाई घर से बिगड़े हो। शाम मैंने नो करी, मन के कोई बात ना, मन अभी क्या आपकी मांग है? अब दहेज मांग रहा है, जब मारी आपकी तरफ से क्या मांग है? इनको सजा होनी चाहिए, सजा चाहिए। मतलब बहुत बुरा हुआ कि डबल मर्डर हो गई। इसके 9 महीने का पेट में बच्चा है, सर में 2-4-5 में बच्चा होने वाला है। मेरे बच्चे को कोई ना रहे, मेरे सत मजा की चीज कर टाइम पे पहुंच गए और फिर हमने जैसे नहीं साहब, हमने तो बड़ी मुश्किल से पता लगा हमें, खाली उसने ये बोली थी कि साहब तो कर रहा, हम तो कैसे खबर ना कर रहा, कैसे हम तो इंतजार कर रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा। पहले लड़की ने आपको कुछ बताया? पहले होती थी इनमें झगड़ाबाजी आजू बाजू से, और रिश्तेदारों को बुला करके मारपीट करवाते थे। रात को भी हुई थी, एक रात पहले भी। ननद वगैरह जो भी आए सबको बुला लेना। इन्होंने तो पूरी योजना बना के काम किया है। सुसाइड किया है या नहीं सर, जबरदस्ती मारी है। यहाँ का टूटे पड़े हैं, पूरे शरीर में नील हो रही है चारों तरफ से, सब सूजी पड़ी है, सारा शरीर टूटे पड़ा है। पेट में बच्चा था, बच्चे के भी मारे हैं, पेट में मारे। बच्चा उबालो तो भी आपने क्या डिमांड करी? हमें तो न्याय मिले साहब, और इनको फांसी की सजा हो सारों को, जितने हमने FIR में दर्ज कराए, नाम लिखवाए इनके सब। आप क्या लगते हैं बच्ची के दादा? आप बच्चे के दादाजी हैं? अच्छा, अभी कभी आपको बताया कि बेटी ने क्या कुछ बीत रही है? माँ बाप को बताओ इसे आपको। ये लड़की है, ये आपको बाप। यहाँ के कुछ सूचना मिली, क्या सूचना मिली आपको जब आए? चित्र करो बताओ, फोन अच्छा ना गई कल लोग गई प्यार से कल खा गई। उसके बाद में फोन स्विच ऑफ, सारी रिश्तेदार तलाक हो गए, सब किसी ने भी फोन नहीं उठाया, पक्की सूचना किसी ने नहीं दिया। फिर हमने कैसे कैसे करके किसी को भेजा, फिर हमें बताया कर रहा है भाई फोन चले तो सर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में बुधवार देर शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। दिन भर चिलचिलाती धूप और उमस के बाद शाम होते होते आसमान में घने काले बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ आंधी शुरू हो गई और कई स्थानों पर ओले गिरने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र का मौसम एकदम बदल गया। अचानक आई आंधी और ओलावृष्टि के कारण बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपनी दुकानें समेटनी शुरू कर दी, वहीं राहगीर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा, जबकि ग्रामीण इलाकों में खड़ी फसलों को भी आंशिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों के चेहरे पर जहां एक और गर्मी से राहत की खुशी दिखी, वहीं ओलों के कारण फसलों को हुए संभावित नुकसान की चिंता भी साफ झलकती रही। एडवोकेट रुपेश हवेली का कहना है कि लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से यह बदलाव राहत लेकर आया है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट मोती डूंगरी पर प्रांतीय गतिविधि सदस्य मधुर अग्रवाल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा सदस्यों, समाज सेवियों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 24 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान में महिलाओं की भागीदारी भी रही। शाखा परिवार सदस्य अभिषेक जैन के पुत्र आजव जैन 19 वर्ष की आयु में रक्तदान कर सबसे छोटी आयु के ब्लड डोनर बने। वे अभी तक 2 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील खंडेलवाल, अलवर शाखा अध्यक्ष गिरीश गुप्ता व रमेश अग्रवाल ने आकर सभी का उत्साहवर्धन किया। भारत विकास परिषद अरावली शाखा अलवर ने शपथ ग्रहण के बाद नई कार्य योजनाओं का आरंभ नंदी गौशाला कांजी हाउस बुद्ध विहार में गौ सवामणि के आयोजन से किया। इस अवसर पर लगभग 400 गौवंश को हरी सब्जियां, गुड़ एवं पशु आहार खिलाकर सेवा की गई। कल ही अरावली शाखा ने बेजुबान पक्षियों के लिए 150 परिंदे लगाने का संकल्प लिया, जो कि कुछ दिनों में ही शहर में अलग अलग जगह लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कल गौशाला में 15 परिंदे लगाकर की गई। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष सीताराम गुप्ता ने जीव सेवा का संदेश दिया।
और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अदर न्यूज के साथ। नमस्कार।